बच्चों, अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, क्रांति की शुरुआत। अभी हमने पढ़ा कि फ्रांस में आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फ्रांस कर्जे के नीचे दबा हुआ था। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में वहां के राजा लुई 16 ने कर बढ़ाने का निर्णय लिया, करों में वृद्धि का निर्णय लिया। फ्रांस के अंदर राजा स्वयं कर नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल की सभा बुलानी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स के, जो हमने पिछले बिंदु में पढ़े थे, फ्रांस के अंदर समाज में 3 स्टेट्स थे। फर्स्ट स्टेट पादरी, सेकंड स्टेट कुलीन, थर्ड स्टेट जनसाधारण। तीनों स्टेट्स के प्रतिनिधि इस सभा में आते थे। आपको ये बात रोचक लग सकती है कि फ्रांस कहने को निरंकुश सत्ता थी, लेकिन राजा कर बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की सभा बुलाता है और उस सभा में तीनों प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। इस सभा को बुलाने का अधिकार राजा का होता है। काफी लंबे समय से ये सभा नहीं बुलाई गई थी। ऐसी पिछली सभा 1614 ईस्वी में बुलाई गई। राजा ने 5 मई को स्टेट जनरल्स की सभा आमंत्रित की और इसके स्वागत के लिए वर्साय के एक महल को खूब अच्छी तरह से सजाया गया। सभा में तीनों वर्गों के, फर्स्ट वर्ग के 300 प्रतिनिधि, सेकंड स्टेट के भी 300 प्रतिनिधि और तीसरा जो जनसाधारण का स्टेट था उसके 600 प्रतिनिधि बुलाए गए। हमें ये ध्यान रखना होगा कि तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे वो पढ़े लिखे शिक्षित लोग और जो थोड़े समृद्ध या संपन्न थे, जिसे हमने पिछले बिंदु के अंत में पढ़ा था मिडिल क्लास, वो लोग थे। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभा में कारीगरों को, यानी जो समाज का निचला तबका था, महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया। लेकिन इन लोगों के लगभग 40,000 एप्लीकेशंस, प्रार्थना पत्र, इनकी मांगों के इसमें शामिल किए गए थे। यहां पर हमें इस सभा की कार्य प्रणाली को समझने की आवश्यकता है। फ्रांस के अंदर ये परंपरा थी कि तीनों ही वर्गों के एक एक मत हुआ करते थे। फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के और थर्ड स्टेट को एक एक मत देने का अधिकार था। तीसरे स्टेट की यह मांग थी कि इसके स्थान पर सभा के प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सभा में ज्यादा प्रतिनिधि तो थे तीसरे वर्ग के, लेकिन उनका मत था एक। जनसंख्या ज्यादा थी तीसरे वर्ग की, लेकिन उनका मत था एक। फर्स्ट और सेकंड स्टेट की जनसंख्या कम थी, फिर भी उनके पास एक ही मत था। तो ये सिद्धांत पड़े हुए थे कि एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। रूसो ने भी अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यही बात कही। राजा ने ये चीज मना कर दी। राजा इस पे सहमत नहीं हुआ। तो तीसरे वर्ग के लोगों ने स्टेट जनरल की सभा का बहिष्कार कर दिया और उन्होंने पास में ही एक टेनिस कोर्ट, इंडोर स्टेडियम था टेनिस कोर्ट का, या टेनिस का इंडोर स्टेडियम था,
वहां पर अपनी अलग असेंबली बना ली। 20 जून को तीसरे वर्ग के इन लोगों ने ये कहा कि हमारी ही असेंबली नेशनल असेंबली है, यानी वास्तविक फ्रांस का जो प्रतिनिधित्व हम करते हैं, स्टेट जनरल को हम नहीं मानते। इन्होंने बहिष्कार करके अपनी असेंबली को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और साथ में ये भी घोषणा की कि जब तक राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं होगा, ये असेंबली भंग नहीं। इस तीसरे वर्ग का नेतृत्व मिराबो और आबे कर रहे थे। मिराबो और आबेसिए कर रहे थे, जो दोनों ही एक पादरी थे और एक कुलीन वर्ग से आते थे। अब तीसरे वर्ग के लोगों के इस आह्वान के साथ फ्रांस के गांवों में भी विद्रोह भड़क गया। गांव में किसानों ने सामंतों के घरों में और किलों में हमला करना शुरू कर दिया। कर्ज के जो कागजात थे वो जलाने शुरू कर दिए, उनके गोदामों पे हमले करने शुरू कर दिए। शहरों में भी विद्रोह शुरू हो गया। एक और स्थिति खराब थी, जो हमने जीविका संकट में पड़ा था। बहुत ठंड पड़ी थी उस समय, 1789 के साल बहुत ठंड पड़ने से फसल खराब हो गई। फसल खराब होने से जैसा आप जानते हैं, कीमतें बढ़ी, अनाज कम हुआ और गरीब लोग बहुत परेशान हो गए। तो ऐसे समय में राजा ने पेरिस में सेना बुलाया। सेना बुलाने से लोग आतंकित हो गए। आतंकित हो गए तो वो जब बाहर निकले, ऐसी अफवाह फैली कि राजा गोलियां चलवा सकता है, तो उन्होंने बास्तिल पे धावा बोल दिया और वही 14 जुलाई की बास्तिल की घटना हो गई, जिसके बारे में हमने पाठ के प्रारंभ में पढ़ा था। तो इससे आप अब ये समझ सकते हैं कि ये ऐसी परिस्थिति क्यों आई। 14 जुलाई की ये घटना, जिसमें बास्तिल के किले को आक्रोशित भीड़ ने नष्ट कर दिया, वो क्यों हुई थी, ये हम यहां तक पहुंच गए। तो राजा को उसके सलाहकारों ने सलाह दी कि पूरे देश में सत्ता अनियंत्रित होती जा रही है। ऐसे में 4 अगस्त को नेशनल असेंबली ने घोषणा की कि राजा जो है उसकी सत्ता संविधान से नियंत्रित होगी। और राजा भी इस पर सहमत हो गया। जिस तरह के हालात थे देश में, जिस तरह की परिस्थितियां थी, उसको देखते हुए कि मैं संविधान के नियंत्रण में रहकर शासन करूंगा। और 4 अगस्त को इस व्यवस्था को नेशनल असेंबली ने समाप्त घोषित किया। सारे के सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जो पादरी और कुलीन वर्ग के पास थे। ठीक है, चर्च की सारी संपत्ति छीन ली गई और इससे सरकार के पास लगभग 20 अरब लिब्रे की संपत्ति इकट्ठी हो गई। इस प्रकार फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई। कौन सी व्यवस्था आई फ्रांस में? राजा ने गद्दी तो छोड़ी नहीं, राजा तो अभी भी सत्ता पे है, वो संविधान के नियंत्रण में आ गया। बस इतना है कि अब कानून का शासन स्थापित हो रहा है, संविधान का शासन स्थापित हो रहा है। तो ये हमारा अगला बिंदु है कि फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रेंच बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये क्रांति का पहला चरण कैसे बना संविधान? फ्रांस के अंदर 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना संविधान पूरा कर लिया, जो एक डायग्राम के द्वारा आज की किताब में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। उन्होंने
ये किया कि सारे के सारे जो नागरिक थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि उनके स्थान पर जो लोग 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर अदा करते थे और जो पुरुष थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया। ऐसे लोग लगभग 40 लाख थे। याद रखना, महिलाओं को और बच्चों को और 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों को और जो लोग 3 दिन की मजदूरी से कम कर देते थे उनको मताधिकार नहीं दिया गया। ये संवैधानिक राजतंत्र का ढांचा है जो मैं भी आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूं। फ्रांस में सबसे नीचे जिन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था वो कहलाए निष्क्रिय नागरिक, यानी इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। और जिनको वोट डालने का अधिकार है वो कहलाए सक्रिय नागरिक। क्या कहलाए? सक्रिय, यानी इनको वोट डालने का अधिकार था। ये सक्रिय नागरिक थे लगभग 40 लाख लोग। ये 40 लाख लोग मिलकर 50,000 लोगों का चुनाव करते थे। ये 50,000 लोग कहलाते थे निर्वाचक मंडल। क्या कहलाते थे? निर्वाचक। और बाद में ये 50,000 लोग मिलकर 745 लोगों की नेशनल असेंबली की। नेशनल असेंबली। ये जो नेशनल असेंबली होती थी ये विधायिका कहलाती। ये अपने आप में विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था कहलाती थी। कानून बनाने वाली संस्था कहलाती थी। ये जो विधायिका थी ये नियंत्रण रखती थी शासक यानी राजा पर। ये जो राजा होता था उस पर नियंत्रण रखती थी। और राजा कहलाता था, राजा आपके कहलाएगा कार्यपालिका। यही तो मोंटेस्क्यू ने सिद्धांत दिया था। ये राजा जो है ये कहलाएगा कार्यपालिका और इसको विधायिका के नियंत्रण में रहना होगा। इसके मंत्री भी हुआ करते थे साथ। इसके साथ सरकार का तीसरा अंग था न्यायपालिका। न्यायपालिका का भी चुनाव सक्रिय नागरिक ही किया करते थे। ये वोट डाल के न्यायपालिका का चुनाव करते थे। इस तरह से फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक